हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों को स्वागत। और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आरबीआई के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे बढ़ते हुए बैंकिंग ढांचा के बारे में देखेंगे, जिसमें व्यापारिक बैंकें और सहकारी बैंकों के इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो बैंकिंग ढांचा को समझते पहले ये सब यूनिट 6 की जो वित्तीय संस्था है उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं अपन, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहले बैंकिंग ढांचा समझते हैं। बैंकिंग, तो इससे पहले तो बैंकिंग ढांचा से ये बैंकिंग शब्द आता है कि बैंकिंग क्या है। क्या होता है बैंकिंग? क्या है बैंकिंग? ऐसी वित्तीय प्रणाली है जो उपभोक्ताओं की जमा स्वीकार करती है और नियमित रूप से उनको सुविधाएं उपलब्ध कराती है, आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण भी प्रदान करती है। ये सभी चीज़ें बैंकिंग के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? ऐसी वित्तीय प्रणाली जो लोगों की जमाएं स्वीकार करती है या उपभोक्ताओं की जमाएं स्वीकार करती है, नियमित रूप से उनको सुविधाएं उपलब्ध कराती है और आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण भी उपलब्ध कराती है। ये है कौन? बैंकिंग। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि बैंकिंग ढांचा के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बैंक बनाई गई हैं जिससे कि उनको ऋण प्रदान कर सके। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग से औद्योगिक बैंकें हैं, आवास के लिए अलग से आवास बैंकें बनाई गई हैं, कृषि के विकास के लिए उन्होंने नाबार्ड बनाई है, जैसे अलग अलग बैंकें बनाई हैं। उसी प्रकार अपन उनको क्रम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं बैंकिंग ढांचा। तो बैंकिंग ढांचे के अंतर्गत वाणिज्य बैंक पढ़ेंगे अपन, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक। ठीक है, अब जो वाणिज्य बैंक हैं इसके अंतर्गत अनुसूचित बैंक आती है और गैर अनुसूचित बैंक। जो अनुसूचित बैंक है, आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड अनुसूची है, मतलब दूसरी अनुसूची में जो बैंक पंजीकृत है उनको अनुसूचित बैंक बोलते हैं। कहाँ? आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 के अंतर्गत जो पंजीकृत हैं उनको क्या बोलेंगे? अनुसूचित बैंक बोलेंगे। और जो आरबीआई एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे? गैर अनुसूचित बैंक बोलेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है अपन को कि अनुसूचित बैंक कौन सी होती हैं और गैर अनुसूचित बैंक कौन सी होती हैं। तो अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आती हैं सार्वजनिक बैंक आती हैं, ठीक है, निजी बैंक आती हैं और विदेशी बैंक आती हैं। आरआरबी मतलब ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी इसी के अंतर्गत आती हैं और राष्ट्रीयकृत बैंक भी आती हैं। तो अपन अनुसूचित बैंक के अंदर कौन कौन सी पढ़ते हैं? सार्वजनिक बैंक पढ़ेंगे, निजी बैंक पढ़ेंगे, विदेशी बैंक पढ़ेंगे, आरआरबी पढ़ेंगे और राष्ट्रीयकृत बैंक भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत जो आती है वो राज्य सहकारी, जो राज्य स्तर पर होती है उसको बोलते हैं राज्य सहकारी बैंक। जो जिला एवं केंद्रीय सहकारी बैंक होती है जो जिला स्तर पर होती है, और ग्रामीण स्तर पर जो बैंक होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक साख समितियाँ। ये गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आती हैं। ये सहकारी बैंक है, इसमें क्या होता है कि सहकारी बैंक कौन सी होती है? वे बैंकें होती हैं जो आपस में समूह के माध्यम से, लोगों के समूह के माध्यम से जो बैंक डिसाइड निर्धारित की जाती है, बनाई जाती है, स्थापित की जाती है, उनको बोलते हैं गैर अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आती है सहकारी बैंक। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं कि ये सार्वजनिक बैंक जो है, सार्वजनिक बैंक है तो वे सभी बैंकें आती हैं इसके अंतर्गत जिन पर सरकार का 51% से अधिक स्वामित्व प्रदान होता है। ठीक है, कितना? 51% से अधिक स्वामित्व सरकार का हो जिस बैंक पर, उसे सार्वजनिक बैंक बोलते हैं। निजी बैंक जिस पर स्वामित्व 51% के लगभग स्वामित्व किसका हो? निजी क्षेत्र का, निजी व्यक्ति का हो तो उसको बोलते हैं निजी बैंक बोलते हैं। और विदेशी बैंक जो विदेशी द्वारा अपने यहाँ जो स्थापित किए गए उन बैंकों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और आरआरबी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो आरआरबी आ जाएंगी। ठीक है, और राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार के द्वारा, पहले क्या वो निजी क्षेत्र की बैंकें थीं, सरकार के द्वारा उनका स्वामित्व ले लिया गया और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब ही होता है, अर्थ होता है कि सरकार के द्वारा जो पहले निजी क्षेत्र ने स्थापित की थी, सरकार ने उसका स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। ये सभी अपन देखेंगे। अभी इनकी संख्या देखी जाए तो फिर इसको अलग से मैं बनाता हूँ एक चार्ट, उसमें देखते हैं।
अनुसूचित बैंक। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं अपन राष्ट्रीयकृत बैंक, सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन्हें हम आर भी बोल रहे थे। कौन से? वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक का नाम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये राष्ट्रीयकृत बैंक अभी वर्तमान में कितने हैं अपने भारत में? इनकी संख्या है 11। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 11 है। जो सार्वजनिक बैंक है इनकी संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, और जो निजी क्षेत्र की जो बैंक हैं इनकी संख्या 22 के लगभग है। कितनी है? 22 है, इनकी संख्या 22 है। जो विदेशी बैंक हैं उनकी संख्या 44 है। विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है? 44 है। और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 43। 2021 तक की, जुलाई 2021 तक का डेटा है जो, उसके तहत अभी उसके बाद समय कोई मिला नहीं, तो उसके तहत कितने? 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। तो अब उनको याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी? 11 हैं, सार्वजनिक बैंक 12 हैं, निजी क्षेत्र की जो बैंक है वो 22 हैं, विदेशी बैंक हैं वो कितनी है? 44 हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो कितनी है? 43 हैं। ठीक है, ये सभी बैंक हैं। तो ये राष्ट्रीयकृत बैंक और सार्वजनिक बैंक अलग अलग क्यों हैं इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि जो SBI बैंक है, ऐसे भारतीय स्टेट बैंक, उसको अलग थलग रखा गया बिल्कुल। वो राष्ट्रीयकृत बैंक तो है लेकिन इसमें शामिल नहीं की जाती, इसलिए तो उसका अलग थलग इसलिए 11 है, और सार्वजनिक क्षेत्र की 12 हैं। उसको शामिल कर लिया जाता तो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हो जाती हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके कि बैंकिंग का विकास कैसे हुआ। भारत में बैंकिंग का विकास, तो अपन जो बैंकिंग का विकास पढ़ेंगे भारत में देखेंगे तो उसको चरण बांट लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसा कहीं दिया नहीं गया, वो मैंने अपने हिसाब से बांटा है कि जिसको सुविधा हो याद करने और पढ़ने में। ठीक है, जो विकास का चरण है, हमने इनको 7 चरणों में बांटा है। पहला जो चरण है प्रथम चरण, इसमें देखते हैं जब से जो ब्रिटिश कंपनी अपनी स्थापित हुई, ब्रिटिश कंपनियां ब्रिटिश कंपनियों की स्थापना से लेकर कब तक? 1806 तक देखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश कंपनियां जब से स्टार्ट हुई वहाँ से 1806 तक देखेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले ये देखे जाए तो जो बैंकिंग का जो विश्व में उदय हुआ था या उद्भव हुआ था वो यूरोप में हुआ था। वहाँ नीदरलैंड जो है सबसे पहले वहीं बैंक बनाई गई थी। जो नीदरलैंड में बनी थी वो कब? 1609 में पहले बैंकिंग बनाई गई, वो वहीं से यूरोप से उद्भव हुआ था इसका। ठीक है, तो कहीं पूछ लें कि बैंकिंग विश्व में बैंकिंग व्यवस्था का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो अपन को याद रखना है ये यूरोप की जो कंट्री है नीदरलैंड, वहाँ से इसका उद्भव किया गया था। ठीक है, और जो बैंक शब्द का ही यूरोप से उद्भव हुआ है, तो अपन को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन विकास के चरण में अपन ने प्रथम चरण ब्रिटिश कंपनी है,
से लेकर 1876 तक अपन ने बांटा है। तो इसके अंतर्गत कि भारत में सबसे पहले बैंक कब स्थापित की गई थी, तो देखा गया कि सन 1770 में, कब, सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से स्थापना की गई थी। तो ये जो स्थापना की गई थी, ये ब्रिटिश कंपनी जो अपने यहाँ थी उन्हीं के द्वारा की गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हीं ने की थी इसकी स्थापना, कब, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ये असफल रहा, 1832 में इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ठीक है, याद रखना है अपनों को। तो जो पहला जो बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो की गई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही की गई थी। और ये असफल रहा बैंक अपने यहाँ, और 1832 में इसको पूर्णतः बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद इसी चरण में आता है दूसरा बैंक। कौन सा आता है? 1786 में बना था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ ये कब बना था? 1786 में। अपन को याद रखना है कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में जो दूसरा बैंक बना था भारत में, इसमें क्या है, भारतीयों की सीमित भागीदारी थी। इसमें भारतीयों को शामिल किया गया था, लेकिन सीमित रूप से किया गया था। इस चरण के अंतर्गत जनरल बैंक ऑफ इंडिया की कब की गई? 1786 में। और इसमें सीमित भागीदारी थी। अगर ये पूछें कि भारतीयों द्वारा भारत में पहला बैंक कौन सा है, तो अपन को जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया लगाना है। और पूर्ण रूप से भागीदारी पूछेंगे तो पीएनबी आएगा, पंजाब नेशनल बैंक आएगा। वो लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया था। वो अपन पढ़ेंगे, वो आगे के चरण में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ अपने इस वाले चरण में ये दो ही बैंक देखते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा चरण स्टार्ट होता है वो होता है 1806 से। अपन उसको पढ़ते हैं। पहला चरण देखा अपन ने, पहले चरण के अंदर ये दो चीज़ें यहाँ से अपने यहाँ स्टार्ट हुआ था भारत में बैंकिंग। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपन द्वितीय चरण। ये चला था कब से? 1806 से 1860 तक। ठीक है, दूसरा कब से चला था? 1806 से 1860 तक चला था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? इस समय जो ब्रिटिश कालीन या जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की स्थापना की थी, जो प्रेसिडेंसी बैंक थी उनके यहाँ। जो 3 प्रेसिडेंसी थी अपने यहाँ, बंगाल हो गई, बॉम्बे हो गई और मद्रास। उस समय 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी और तीनों प्रेसिडेंसी में इन्होंने बैंक स्थापित किए थे। उनको देखते हैं। प्रेसिडेंसी बैंक, पहला था बैंक ऑफ बंगाल। इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1806 में। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई थी वो 1806 में की गई थी। और दूसरा जो बैंक है बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1840 के अंतर्गत। जो तीसरी है वो है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1843। तो अपन को ये 3 डेटें याद रखना है कि ये द्वितीय चरण में जो 1806 से 1860 तक चला था, इसके अंतर्गत 3 प्रेसिडेंस बैंक की स्थापना की गई थी। उस समय 3 प्रेसिडेंसी 3 थी, तो वो कौन सी? बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो हमको कोई डेट शायद याद रखना है। आगे इन्हीं को क्या करेंगे कि 1921 में जो चरण पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा कि ये तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।
और उसका फिर 1955 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो उसमें उसका नाम परिवर्तित करके क्या भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया कब 1955 में। तो वो इसी का विकास है कि ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, इनको क्या बनाया 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था, उसी का राष्ट्रीयकरण करके नाम परिवर्तित कर दिया गया 1955 में। तो उसको क्या भारतीय स्टेट बैंक बोला गया। जी इसी के विकास के अंदर पढ़ेंगे आगे तो उसको सब समझेंगे। अभी द्वितीय चरण में जो देखा अपन ने वो ये 3 बैंकें आती हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सा, तृतीय चरण पढ़ेंगे। चरण में बांटने से क्या है, याद करना आसान हो जाएगा कि पहले चरण में कौन सी है। तो तीसरा चरण, अठारह 60 से 1913 तक चलेगा ये तीसरा चरण। इस चरण में कौन कौन से बैंक की स्थापना की गई अपन उनको देखेंगे। तो सबसे पहले तो इस चरण में जो की गई स्थापना वो 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक, कौन सी 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से भी इसी को जानते हैं या फिर अलग से आया कि बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कब की गई, तो 1881 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन पूर्ण रूप से जो भारतीयों द्वारा स्थापित की गई थी पंजाब नेशनल बैंक, वो पहली बैंक है भारत के अंतर्गत जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक है, कौन सी पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, अपन को इतना याद रखना है। कौन कौन सी है लिख लेते हैं। पहली है कौन सी 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। और बैंक ऑफ कोलकाता भी याद रखना, इसी का दूसरा नाम है, कहीं कहीं अलग अलग दिया है तो उसको देख लेना। तो अपन को दोनों याद रखना है कि बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ अवध कॉमर्शियल बैंक और बैंक ऑफ कलकत्ता दोनों कब की है 1881 में स्थापित की गई थी। और 1894 में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक स्थापित की गई थी किसके द्वारा, लाला लाजपत के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो इन्होंने स्थापना करी थी और ये पूर्ण रूप से भारतीय के द्वारा स्थापित बैंक है, पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा स्थापित बैंक। स्थापित बैंक, इसको मिटाते हैं। इसके अलावा और भी बैंक है इस चरण में। तो इस चरण में सबसे ज़्यादा बैंकों का विकास किया गया था। जो पीएनबी का जो मुख्यालय है वो भी याद रखना, जो पीएनबी बताइए हमने पंजाब नेशनल बैंक, मुंबई में इसका मुख्यालय, मुंबई हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई में है। जो अवध कॉमर्शियल बैंक वगैरह देखी थी अपन ने, इसके हेडक्वार्टर तो नहीं देखे अपने, लेकिन याद रखना है कि सर्च कर लेना अगर कहीं मिले तो। लेकिन पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1906 में बैंक स्थापित की गई, कौन सी, बैंक ऑफ इंडिया, BOI के नाम से बोलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया। कब 1906 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। ठीक है, अधिकतर बैंकों का
मुख्यालय मुंबई में है। कुछ ही बैंक हैं जिनका दिल्ली के और कहीं अलग सिटी में ये है, लेकिन अधिकतर जो बैंक हैं इस 1900 अधिकतर जो बैंक हैं तो उनका मुख्यालय जो है वो मुंबई में, ठीक है। उसके इसके बाद देखते हैं अपन कौन सी 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा स्थापित की गई। 1908 है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ, हेडक्वार्टर है गुजरात, याद रखना है अपन को, नाम से ये बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है, ठीक है। 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कब की गई इसकी स्थापना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 1911 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद इसी चरण में एक बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई 1913 में, ठीक है। इस चरण की ये सारी बैंकें स्थापित की गई थी। इस चरण में जो विकास किया गया बैंकों का, ये सारी बैंकें इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद देखते हैं अपन कौन सा, चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण कहाँ से चला था, 1913 से 1939 तक। इस चरण में दोनों विश्वयुद्ध देखने को मिलते हैं, तो इस चरण ज़्यादा बैंकों का स्थापना की नहीं गई। 1914 से जो पहला विश्वयुद्ध हुआ था 1918 तक चला था, दूसरा 1939 से स्टार्ट होता है, 1945 तक जो युद्ध हुआ था वो इधर देखने को मिलता था। इस चरण में बैंकों की स्थापना नहीं की गई है। बस जो 1921 में मैंने पढ़ाया था, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंकें थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तो उनको यहाँ के विलय करके क्या 1921 में कौन सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी कब, 1921 में। इससे पहले हमने बताया भी है इसके बारे में कि जो 3 प्रेसिडेंसी बैंकें थी उनको मिलाकर एक 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो वही इस चरण में मात्र एक बैंक देखने को मिलती है। इसके बाद देखते हैं अपन, और इसमें वो आरबीआई हमने अलग से पढ़ाया, पूरा पढ़ा दिया, उसका अलग से मैंने लेक्चर तैयार किया था। तो आरबीआई भी इसी के अंतर्गत आती है कि 1926 में जब एल्टन यंग कमीशन आया तो उसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई। कब आरबीआई अधिनियम आया उसके तहत फिर आरबीआई की स्थापना कब, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। तो ये 2 बैंकें आती हैं, आरबीआई की स्थापना आती है अपनी, और इंपीरियल बैंक आती है, ये चतुर्थ चरण में, ठीक है। अपन देखते हैं इसके बाद पंचम चरण। ये था इस चरण में बैंकों का विकास इसलिए नहीं हो पाया, इस समय युद्ध हुए तो 2, प्रथम और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध इसी समय के। अब देखते हैं अपन को षष्ठम चरण या छठवां चरण। ये कहाँ से कहाँ तक चला था, छठवां जो चला था 1940 से 1991 तक। देखते हैं इसको, ठीक है, 1940 से 1991 तक। इस चरण में भी बैंकों का विस्तार देखने को मिलेगा, देख सकते, क्योंकि जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उस समय फिर पूरा चक्र रुक गया था, इसलिए तो फिर पूंजी का विस्तार किया गया। जब पूंजी का विस्तार हुआ है
पूंजी का जब विस्तार हुआ है तो फिर बैंकों का भी विकास हुआ है। अधिक से अधिक लोगों ने बैंकों में जमा करने की कोशिश की पूंजी की, तो इसलिए बैंकों का विस्तार भी हुआ है और नई नई बैंक खोली गई हैं। इस समय देखते हैं इस चरण की जो बैंक हैं उनको देखते हैं अपन। सबसे पहले भारतीय औद्योगिक निगम बैंक, अपने जो भारत में कौन सी बैंक खोली गई? भारतीय औद्योगिक निगम बैंक। भारतीय औद्योगिक निगम बैंक, इसकी स्थापना की गई थी कब? 1948 को। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मोटिव ये उद्देश्य था कि जो अपने यहाँ जो उद्योग स्थापित किए उनको ऋण प्रदान करना, तो इसका नाम ही रखा गया भारतीय औद्योगिक निगम बैंक जो थी। उसका मोटिव क्या था? उद्देश्य था कि हमें जो औद्योगिक नए नए जो उद्योग लगा रहे उनको ऋण प्रदान करें, जिससे कि उद्योगों का विकास हो सके। ठीक है, ये अपन देखते हैं पहली बैंक। इसके अंतर्गत ही देखते हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था इसी चरण में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी इसी 1 जनवरी 1949 को किया गया। यहाँ इस समय बैंकिंग विनियमन अधिनियम भी आया था 1949 में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम। तो इसको भी अपन को याद रखना कि उससे क्या जो बैंकें खुल गई, लाइसेंस प्राप्त हो गए थे, लाइसेंस प्राप्त होने लगे थे बैंकों के जब अपन स्वतंत्र हो गए थे 1947 में। उसके बाद जो बैंकों का विस्तार अपने भारत में हुआ है तो उसमें एक अधिनियम बना था बैंकिंग, उसको देखते बैंकिंग बैंकिंग विनियमन अधिनियम, जो बैंकों को विनियमन करने के लिए जो अधिनियम बनाया था। कौन सा थे? 1949 में आया था। इसके माध्यम से जो नई नई बैंक को स्थापित है उनको लाइसेंस प्राप्ति की थी। इसमें विषय क्या था? लाइसेंस प्राप्ति करना, लाइसेंस प्रदान करना। ठीक है, लाइसेंस प्रदान करना, ये बैंक अधिनियम आ गया। अब इसकी चरण में देखते हैं अपन तीसरी बैंक देखते हैं तो एसबीआई, अपने भारतीय स्टेट बैंक। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वो पूरा विकास क्रम बताया। तो जो इंपीरियल बैंक थी 1921 में स्थापना की गई थी, उसी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1955 में। भारत सरकार के द्वारा उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम परिवर्तित किया गया और नाम परिवर्तित करके उसका नाम रखा गया भारतीय स्टेट बैंक। तो अपन को याद रखना है कौन सी? 1955 में भारतीय स्टेट बैंक, मतलब एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो अपन को याद रखना है 1955 में की गई थी। इसी समय एक और बैंक अभी एसबीआई के अंतर्गत देखते हैं। तो एसबीआई ने जब स्थापना की गई तो इसके साथ 8 जो इसकी सहयोगी बैंक थी, एसोसिएटेड बैंक थी, उनकी भी स्थापना की गई थी 1959 से। उन्होंने कार्यकाल प्रारंभ कर दिया था जो इसकी जो सहयोगी बैंक थी। लेकिन 2017 में सभी बैंकों का विलय कर दिया क्रम बाई क्रम, और 2017 में आते आते सभी बैंकों का जिसकी जो सहायक बैंकें बची हुई थी उनका भी विलय कर दिया गया। तो अब पूर्ण रूप से अब एसबीआई बैंक ही अकेली है। ठीक है, कब किया गया विलय इसका? जो है वो 2017 में किया गया। 2017 में जिसकी जो एसोसिएट सहयोगी बैंक थी, जो सहयोगी बैंक थी, उनका विलय कर दिया गया। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। याद रखना अपना, इसका मुख्यालय जो मुंबई में है। और एक तरह से ये अपनी लघु आरबीआई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बैंक है। इसकी जो पूंजी है वो 1 लाख करोड़ से लगभग इसकी पूंजी है। तो अपन को याद रखना है कि एसबीआई सबसे, और ये राष्ट्रीयकृत बैंक होते हुए भी राष्ट्रीयकृत बैंकिंग के अंतर्गत काउंट नहीं की जाती, इसको राष्ट्रीय बैंकिंग के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता है, जबकि ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। क्योंकि जो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये अपना पूरा कार्य अलग अलग करती है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि ये राष्ट्रीयकृत बैंक तो है लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक में काउंट नहीं की गई। ये अपनी एसबीआई हो गई। 1955 में ही एक बैंक और स्थापित की गई थी, आईसीआईसीआई, जो प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक थी। ऊपर देखते हैं इसको। उन्नीस सौ 55 में एसबीआई देखा अपन ने। उसके बाद देखते हैं कौन? आईसीआईसीआई,
की स्थापना कब की गई? 1955 में की गई। ये भी निजी क्षेत्र की बैंक है और इसका मुख्यालय भी, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? मुंबई में है, याद रखना तुमको, ठीक है। ICICI है, ये निजी क्षेत्र की बैंक है, ये भी औद्योगिक ऋण प्रदान करती है। इसके बाद देखते हैं अपन 1964 में। 1964 में भी 2 बैंकों की स्थापना की गई थी, याद रखना अपन कौन सी? एक IDBI, और दूसरी UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहली कौन सी? IDBI की जो स्थापना 1964 में की गई, इसका जो पूर्ण रूप है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके नाम से ही अपन को ज्ञात होता है कि ये औद्योगिक विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान करती है, ठीक है। अपन को याद रखना है। और जो ETI है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना 1964 में की गई थी। दोनों के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। दोनों के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और आगे अपन देखेंगे जो ETI बैंक है, जो पहली ऐसी बैंक थी जिसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था, 18 के दशक में किया था इसने। 1980 या 1988 की बात है, 1988 के लगभग की है, 1988 या 89 में ये पहली बैंक है जिसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था, ठीक है। कौन सी है? UTI। कहीं पूछ लें कि म्यूचुअल फंड प्रारंभ करने वाली पहली बैंक कौन सी है, तो UTI है, इसने 1988 1989 में से स्टार्ट किया था। ये 1964 की हो गई। अब इसके बाद देखते हैं अपन कौन सी? 1969। 1969, तो 1969 में क्या है? सबसे पहले प्रवर्तक बैंक आई थी। प्रवर्तक बैंक मतलब लीड बैंक बोलते हैं, इसे ही अग्रणी बैंक बोलते हैं। याद रखना है अपन को, इसके 2-3 नाम है, प्रवर्तक बैंक, लीड बैंक और अग्रणी बैंक। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। लीड बैंक कंसेप्ट क्यों आई? लीड करे, मतलब अपने जिले के अंतर्गत एक लीड, अपने यहाँ कितने जिले? हर जिले में एक लीड बैंक होती है। लीड बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारी बैंकों को लीड करने का कार्य करती है, ठीक है। सारी बैंकों को लीड करने का कार्य करती है, इसलिए लीड बैंक बोलते हैं। हर जिले में एक लीड बैंक होती है, प्रवर्तक बैंक होती है, ठीक है, जो क्या सभी बैंकों की कार्य योजना सभी देखती है, विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, सभी की मीटिंग बुलाती है, सभी से सलाह लेती है और क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, ये सभी चीज़ें उस जिले के अंतर्गत विकास के लिए जो भी करना होता है, तो ये सभी बैंकें आपस में बैठ के बातचीत करती हैं और लीड करने के लिए एक बैंक निर्धारित की जाती है कि कौन सी किस जिले में कौन सी बैंक लीड करेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें अलग अलग जिले में अलग अलग बैंक हैं, कहीं PNB है, कहीं SBI है, कहीं और कोई बैंक होगी, ये सब चीज़ें तो याद रखना है अपन को। ये प्रवर्तक बैंक, प्रवर्तक, लीड या अग्रणी, एक ही बैंक है तीनों के, ये एक ही बैंक है, ठीक है। प्रवर्तक, लीड और अग्रणी। इसकी स्थापना कब की गई? 1969 में। एक समिति आई थी, नरीमन समिति। उस समय नरीमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नरीमन समिति की सिफारिश पर प्रवर्तक बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। कहीं कहीं एक समिति और देखने को मिलेगी आपको, नरीमन की जगह एक समिति और है इसमें देखने को जो मिलती है, उस समिति का नाम एक मिनट देख के बताता हूँ। गॉडगिल समिति। कौन सी? गॉडगिल समिति। कहीं नरीमन की जगह कहीं दी है गॉडगिल समिति। लेकिन प्रवर्तक बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो गॉडगिल समिति। अपन को याद रखना है, ये दोनों नरीमन समिति और गॉडगिल समिति याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था सरकार के द्वारा। जो इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय, तो उसने कितनी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सी 14 बैंक की थी वो अपन पूरा क्रम है वो आप देख लेना। मैं बता देता हूँ कि उसकी बैंक ने ये पूछते हैं कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो अपन को याद रखना चाहिए कि 14 बैंकों का। कब? 1969 में। चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कब किया गया था, इसकी जो डेट है 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, याद रखना आप लोग कि जो पहला चरण था, ये प्रथम चरण के अंतर्गत आता है कि प्रथम चरण के अंतर्गत कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 14 जुलाई और सॉरी 19 जुलाई 1969 को। ये अपन को याद रखना है इतनी चीज़ें। ठीक है, अपन देखते हैं इसके बाद आगे के इसी क्रम के इसी चरण के अंदर जो चलेंगी। अपनी 1972 में एक भारतीय साधारण बीमा बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब की गई, 1972 में। और 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आरआरबी की स्थापना की गई थी। उस जो स्थापना की गई थी उसमें एक समिति थी, उस समिति की सिफारिश पर की गई थी, वो थी सुरैया समिति। पहले देखते हैं अपन कौन सी, जो 1972 की साधारण बीमा निगम। भारतीय साधारण बीमा निगम कब की गई, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के बाद 1975 में आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, गांधी जयंती के अवसर 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती। ठीक है, याद रखना अपन को कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण और कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी, इसमें एक समिति है, उस समिति का नाम है सुरैया समिति। सुरैया समिति की सिफारिश पर, तो इसको याद रख सकते हैं कि सुरैया समिति मतलब शुरू किस समिति से स्टार्ट की गई, तो सुरैया, तो सास है शुरू, सास है सुरैया समिति। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि पूरे भारत में बैंकें स्थापित की गई थी। वर्तमान में जो बैंकें हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितनी है, 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, इनकी संख्या कितनी है, 43 है। क्योंकि 1987 में चलैया समिति आई, उसने अपनी जो सुझाव दिए उसने बोला कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अब स्थापना बंद कर दी है, तो अब उसके आगे कोई स्थापना नहीं की गई। जो पहले ही जितनी की गई थी उसमें वर्तमान में कितनी है, 43 है। कौन सी, चलैया समिति की सिफारिश पर इसको बंद कर दिया गया। तो चलैया समिति के सिफारिश पर याद रखना, दोनों समिति इंपॉर्टेंट है। चलैया समिति की सिफारिश पर आरआरबी को बंद कर दिया है। याद रखने के लिए यही सुरैया समिति से शुरू की गई, चलैया से चली गई। याद रखना है अपन को कि चलैया समिति से चली गई और सुरैया समिति से प्रारंभ की गई। तो ये आरआरबी है। इसके बाद देखते हैं अपन 1980 में द्वितीय चरण का आएगा राष्ट्रीयकरण का। प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और द्वितीय चरण में कितनी, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कर दिए गए। इंदिरा गांधी सरकार उस समय आई जब मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उसने कितनी, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कर दिया। द्वितीय चरण का आएगा राष्ट्रीयकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण का। इसके अंतर्गत 1980 में छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980। आगे की भी डेट याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं। 15 अप्रैल 1980 में
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी, पहले भी चरण में जब की गई थी उस समय भी इंदिरा गांधी सरकार थी। नहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लें कि किसकी सरकार थी जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो प्रथम चरण का भी पूछें तब भी इंदिरा गांधी की सरकार थी, द्वितीय चरण की बात पूछें तब भी इंदिरा गांधी की सरकार थी। अभी जो 2022 में जो प्री हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय बैंकों का जो द्वितीय चरण में जो राष्ट्रीयकृत की गई बैंकें उनकी संख्या कितनी थी, तो 6 थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया भी गया है। इसके बाद देखते हैं अपन 1982 में 2 बैंकें स्थापित की गई। कब? 1982 में एक की गई नाबार्ड, दूसरी की गई एक्जिम। एक्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो कि आयात निर्यात बैंक। वो कौन सी है? नाबार्ड बैंक है। जो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को। जो नाबार्ड बैंक की जो स्थापना की वो शिव रमन समिति, याद रखना कौन सी? शिव रमन समिति की सिफारिश पर, शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 12 जुलाई 1982 को। इस बैंक की स्थापना का मोटिव, जो उद्देश्य था, वो सीधी है कि जो ग्रामीण स्तर पर जो कृषि विकास के लिए ऋण प्रदान करना है और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना है। जो कृषि संबंधित जो यंत्र लेना है, कुछ लेना है, तो उनके लिए कैसे तो ऋण प्रदान करेगी। तो ये डायरेक्ट किसानों को ऋण प्रदान नहीं करती है। नहीं, आप समझ रहे हो कि हम समझ रहे हो कि डायरेक्ट नाबार्ड बैंक से किसान जाएगा, अपने बैंक अकाउंट खुलवाएगा और उसको ऋण प्रदान हो जाएगा, लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये नाबार्ड बैंक क्या है? अपने माध्यम से जो व्यापारिक बैंकें हैं उनको ऋण प्रदान करती है और बोलती है कि जी हाँ, जो कृषि संबंधित जो भी ऋण दिए जाएंगे वो आप दें, आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम आपको ऋण दे रहे हैं, आप आगे जो किसान हैं उनको दिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। ये सभी चीज़ें। तो ये नाबार्ड जी कैसे, जैसे सहकारी बैंकें हो गई, भूमि विकास बैंक हो गई हैं, और स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं, उनके लिए ऋण प्रदान किया जाता है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय संस्थाएं लगी हुई हैं, कार्य कर रही हैं, उनको ऋण प्रदान नाबार्ड करवाती है। अपन को इतना याद रखना। दूसरी एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब आयात निर्यात के लिए जो भी ऋण दिया जाएगा उसके लिए कौन सी बैंक है? एक्जिम है। इसकी भी स्थापना 1982 में की गई थी। कहीं पूछ लें कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई, तो अपन को याद रहना चाहिए 1982 में। अपन ने इससे पहले 1969 में एक बैंक देखी थी, प्रवर्तक। कौन सी? प्रवर्तक। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ मिस कर गया था, वो देखता हूँ, मुझे याद आ गया। इसमें जो अंशदान होता है, क्या अंशदान, किसका कितना कितना रहा है? तो केंद्र का जो है वो कितना है? केंद्र प्लस राज्य प्लस प्रवर्तक बैंक, ये 3 का अंशदान रहता है। सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा केंद्र का, कितना? 50%। ठीक है। राज्य का कितना रहेगा? राज्य का जो रहता है 15%, और 35% जो रहेगा वो किसका है? वो प्रवर्तक बैंक का रहेगा। अपन को याद रखना है। कहीं पूछ लें कि जो प्रवर्तक बैंक है, एक मिनट, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं, ये अंशदान है जी आरबीआई का है। किसका है? आरबीआई का है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें खोली गई उनका है। मतलब दूसरे में बता दी कौन सी? आरआरबी जो बैंक है, क्षेत्रीय है ग्रामीण बैंक। इनकी जो अंशदान की बात की गई कि इसको कहाँ से पूंजी की व्यवस्था की जाएगी, तो सबसे पहले अंशदान कौन देगा? केंद्र सरकार कितना देगी? 50% देगी। राज्य कितना? 15% देगी, और प्रवर्तक बैंक 35% इसको अंशदान देती है। किसको? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। ठीक है। और ये आज हम लोग अभी जो लेक्चर हुआ है इसमें इतना ही पढ़ते हैं, और जिसका जो बचा हुआ है और जो NBFC जो अगला टॉपिक आएगा उसी को दोनों का एक लेक्चर कंबाइंड में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत फिर बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए आज हम यहीं क्लास अपनी यहीं ख़त्म करते हैं, और जो बचा है वो अगले लेक्चर में लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना, उसमें पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो यहाँ तक कि कल अपना जो वित्तीय संस्थाओं का जो टॉपिक था वो कल ख़त्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे पूरे ख़त्म करने की। ठीक है। और अभी तक आप लोगों को मैं फिर से पूछ रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि आपको अगर कहीं समस्या आ रही हो
क्लियर नहीं देता तो आप कमेंट करने में बोल सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने किया था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी समस्या सॉल्व हो। ठीक है, कोई भी इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कोई भी हो, आप हमको बता सकते हैं। और हमारे जो वहाँ पे टेलीग्राम पे हमने द एजुकेशन जंक्शन के नाम से चैनल बनाया है, वहाँ भी अब मैं करंट से रिलेटेड टॉपिक डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ भी रिफ्रेश करते देखते रहें समय समय पर कि वहाँ जो करंट से कोई रिलेटेड है या फिर कोई नई हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मैं उस पर डालता रहता हूँ। ठीक है, तो मेरा दोस्तों मेरा जो चैनल उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं अपनी। मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। इतने अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मान लेना कि आप इतना कर लेंगे तो फ्री में क्वेश्चन आ जाएगा, अपना बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी लोगों को सुनने के लिए। थैंक यू।